देखो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। अच्छा, साइको मन, एनालिटिकल उसको जज करना या उसको उसका एनालाइजिंग करना, क्रिटिसिज्म मतलब मानसिक स्थिति या मानसिक स्थिति नहीं बोलेंगे, मानसिक रूप से किसी भी चीज को एनालाइज करना और उसकी आलोचना। तो एनालाइज लिटरेचर टू रिवील इंसाइट अबाउट द वे ऑफ ह्यूमन माइंड वर्क। कैसे ह्यूमन का जो माइंड है वो वर्क करता है और उसके अंदर क्या क्या चलता है, इस सब में आने वाला पूरा लिटरेचर साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में आता है। सरल भाषा में समझे तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो जो कुछ लिखा या इसके अलावा इनके जितने भी जो डिसिपल्स थे उनने जो कुछ लिखा वो सब काय में आएगा, इसमें साइको एनालिटिकल। कहने का मतलब जितनी भी किताबें साइकोलॉजी पे लिखी गई हैं वो सभी हमारे इसी लिटरेचर में आएंगे या इसी क्रिटिसिज्म में आएंगे। अच्छा, एक बात से तुम लोग बार बार कंफ्यूज होते हो गए कि क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हर एक साइकोलॉजिकल, हर एक ऐसा वर्क या ऐसा साइकोलॉजिकल वर्क जिसमें किसी भी चीज की बड़ी बेइज्जती सी की गई हो, ऐसा नहीं। साइकोलॉजी पे लिखा गया हर एक वर्क कहीं ना कहीं साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा होगा क्योंकि किसी ना किसी के रिस्पॉन्स में कोई ना तो कुछ ना कुछ लिखा ही है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड थे, अब उनने जो लिखा था वो इससे पहले जो थ्योरी चल रही थी उसके जवाब में लिखा था, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को ज्यादा वैल्यूएबल माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इनने जो भी लिखा था बहुत सटीक लिखा था और अच्छा लिखा था, है ना। मतलब अपनी भाषा में बोले के तीक्ष्ण पेना, जो बोला डायरेक्ट बोला। ठीक, चलो फिर देखें। वर्क्स वेल एज द मेथड ऑफ एनालाइज कैरेक्टर्स, एक्शन एंड मोटिवेशन। ऐसे वर्क जिनने किसी के कैरेक्टर को, किसी एक्शन को या किसी मोटिवेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक, बहुत वेल, गुड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, वो सारे वर्क हमारे साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में आते हैं। टर्म में बड़ी है लेकिन बात समझ में आ गई। तो ये 3 लाइनें तुम लोग रट लेना। एनालाइज लिटरेचर टू रिवील इंसाइट अबाउट द वे ऑफ ह्यूमन माइंड्स वर्क। कैसे इंसान का दिमाग वर्क करता है, उसके अंदर क्या चलता है वो सब। दूसरी बात, इट बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड हिज प्रिंसिपल। ये निर्भर है किस चीज पे? सिगमंड फ्रॉइड के लिखे हुए पे और उनके डिसिपल, उनके बाद जो भी उनके चेला चपाटी आए, शिष्य या उनको फॉलो करने वाले। देन वर्क्स वेल एज मेथड ऑफ एनालाइज कैरेक्टर्स एंड एक्शन एंड मोटिवेशन। और वो सारे वर्क जो किस चीज को एनालाइज करते हैं? कैरेक्टर्स, एक्शन एंड मोटिवेशन को। ठीक, ओके। अब बेसिक फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट, बेसिक फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट मतलब हमारे सिगमंड फ्रॉइड थे, उनके मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे? तो ऑल एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस। इनने जो कछु भी लिखा, ज्यादातर इनके जो चीजें हैं वो काय पे हैं? अनकॉन्शियस। अच्छा, उस दिमाग को इनने बहुत अच्छे से बताया जिस दिमाग को कई लोग तो मानते ही नहीं है कि ये होता भी है, अनकॉन्शियस। सबसे पहले देखो ऊपर, सबसे ऊपर की लेयर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। सरल भाषा में देखें, चेतन, अवचेतन और अचेतन। ठीक, तो ये जो बात हो रही है वो अचेतन मन की बात हो रही। ठीक, ह्यूमन बीइंग मस्ट repressed many of their desire to live peacefully with other। हा हा हा,
इससे सुंदर लाइन तो हमने आज तक नहीं देखी। मन तो कर रहा है कि इसको ना बताएं, है ना? हाँ, लेकिन फीलिंग समझ में आ गई क्योंकि अपन ने सही पढ़ा। इससे हमारी पढ़ती तो जाइए कजन का पढ़ा देती, जाहे कजन का पढ़ा देती। वो होता है एक्सप्रेस। फिर से बताना, री एक्सप्रेस। तो पढ़ो तुम। अब देखना क्या शानदार बातें हैं। ऑल एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस। हम जो भी करते हैं उस उसको इन्फ्लुएंस क्या चीज करती है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा अनकॉन्शियस माइंड? अवचेतन, सॉरी अचेतन मन, जो हमेशा सुप्तावस्था में रहता है, स्लीपिंग मोड में। सुप्तावस्था मतलब स्लीपिंग मोड, हमेशा डला रहता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, अब देखो अगली बात, ह्यूमन बीइंग मस्ट रिप्रेस मैनी ऑफ देयर डिजायर टू लिव पीसफुल विथ अदर। मनुष्य जो होता है उसकी एक आदत होती है कि वो दूसरों के साथ पीसफुली रहने के लिए अपने बहुत सारे डिजायर्स को दबा लेता है। क्या करता है वो? दबा लेता है। अगर वो अपने डिजायर को नहीं दबाएगा तो इस समाज में पीसफुली नहीं रह पाएगा। सोच के देखो। अब हमारो मन कर रहा है कि लट लेके हम पूरे गांव भर में घूमे, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? तो हमने अपने डिजायर को क्या किया? दबाया, शांति से बैठे हैं। आ रहा बात समझ में? शिवानी का मान लो विचार मन कर रहा है ना कि हाँ मैंने जेब बनाई है, और गए और अपन उठा के सीधे पिल गए। हमारी बात समझ में? तो हम जो इच्छा चाह रहे हैं उसको पूरी ना करके हम जब मन में दबा के रखते हैं, तभी लोगों के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अभी बात समझ? अगर हम उन इच्छाओं को नहीं दबाएंगे ना तो तबाही मच जाएगी, है ना? हर एक इंसान अपनी इच्छाओं को दबा के उसको रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं खुरापाती होती हैं, जो सामाजिक मापदंडों पे बिल्कुल सही नहीं बैठती, क्योंकि समाज कुछ और कहता है। और अगर हमें समाज में पीसफुली रहना है तो हमें अपने खुरापात को या अपने डिजायर्स को, डिजायर मतलब खुरापात समझ लो, दबा के रखना पड़ता है। अच्छा अगली बात, रिप्रेस डिजायर। अक्सर दबे हुए जो डिजायर होते हैं, ऑफन सरफेस इन द अनकॉन्शियस माइंड, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के सरफेस पे होते हैं, बिल्कुल ऊपर रहते हैं। मतलब वो अंदर दबे नहीं रहते, वो सरफेस पे रहते हैं। फिर मोटिवेटिंग एक्शन, जो हमें करने के लिए उकसाते हैं। ऐसे समझ लेना कि देख लिया कि जो आ, हाँ, हमारे जो डिजायर होते हैं, तो देखो 90% क्या है हमारा, कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी करोड़ों चीजें डली रहती हैं, हमारे प्रतिदिन के एक्शन। हम जो कुछ दिन हर दिन करते हैं वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस में जाता जाता है। लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमेशा उसके ऊपर होती हैं। इसका मतलब वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाती रहती हैं। सरल भाषा में ये समझे कि किसी के प्रति अपने दिमाग में गुस्सा भरी है, लेकिन हम रोज उससे जाके प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल ऊपर रहेगी, और जिस दिन मौका मिलेगा हम उसकी टटरी कस देंगे।
सही बात, भड़ास निकाल ली। समझ गए? तो कहीं ना कहीं है बहुत इंटरेस्टिंग ये जो हमारा। हाँ, अच्छा कुछ काम की बातें और सुनो। तो हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं वो सब अनकॉन्शियस में जो इकट्ठा होता है। जो जरूरी चीजें होती हैं वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस के हिसाब से लेवल में डिवाइड रहती हैं। अब समझना, कौन सी जो कॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीजें होती हैं जो तुरंत की घटनाएं होती हैं, काम की होती हैं, हम वही रखते हैं। सब कॉन्शियस में कुछ धुंधली घटनाएं हम डाल देते हैं, अनकॉन्शियस में सब चली गई। जैसे हम तुमसे एग्जांपल में पूछे, शिवानी हमें एक बात बताना कि कल तुमने 3 बजे क्या किया, कॉलेज में क्या कर रहे थे? अच्छा अब बताना, देखो जरा एक टेस्ट हो जाए। हाँ, हाँ, सुबह क्या खाया, खाना में क्या खाया? खाना में हाँ, सुबह खाना में क्या खाया था? रात में कल क्या खाया था? चलो अगले उसी दिन सुबह क्या खाया था? उसके पहले रात में? उसके पहले और? कुछ समझ रहे इस चीज से? कहाँ चला गया सब? जो बाकी की इंफॉर्मेशन थी कुछ यहाँ डली थी, तो तुमने थोड़ा सोचा और आ गया वापस। जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में थी वो थोड़ा सा सोचा और आ गया। बिल्कुल सरल भाषा में आ जाओ, ऐसे समझो। जैसे यस्टरडे हमने जो कुछ किया वो हमारे कौन से माइंड में हुआ, सबकॉन्शियस में चला गया। ठीक है ना? बिफोर यस्टरडे, है ना, एक और लेयर नीचे चला गया। फिर टुडे, ये कॉन्शियस में रहा। जैसे जैसे जाएंगे हमारी घटनाएं इन तहों के नीचे दबती जाएंगी। हाँ, जो ऊपर रहता है वो याद रहता है, तो जो चीजें। अब इस बात का एक विरोध भी है। कैसा विरोध? कुछ चीजें जो बचपन में हमारे मतलब बचपन में बहुत पहले घट जाती हैं, वो अभी तक बिल्कुल ताजी क्यों रहती हैं फिर? उस चीजें नहीं, क्योंकि वो जो है वो इस तरीके से हमारे साथ बंधी होती हैं, हमारे इंफॉर्मेशन का जाल बना होता है कि वो कभी नीचे जा ही नहीं पाती। हाँ, आता ही समझ में। कुछ खास चीजें हमेशा यहाँ रखी रहती हैं इन दोनों में, लेकिन जो चीजें हम महत्व नहीं देते, जिनको कि हम महत्व नहीं देते, वो सब नीचे चली जाती है। अब जैसे हम तुमसे पूछें कि अगर क्या हमें तुम मनीषा ये बता सकती हो कि 20 अगस्त, है ना, 1920 को क्या हुआ था, तो तुम कहोगे कब पता, क्योंकि जरूरी नहीं है वो दिन स्पेशल हो उसमें क्या हुआ हो। तो हम नहीं। आओ, चल है अब भाई। ठीक, ठीक है।
तो हम स्पेशल मूवमेंट्स को याद रखते हैं। तो सीधी बात ये है, हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से चीजों को कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में रखते हैं और बाकी नीचे चली जाती हैं। जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं, इसको सबकॉन्शियस में रखते हैं अपन। चिंता काहे की, पेपर की लगी, ये भगवान चिंता, जहाँ चिंता आ गई वहां हम यहाँ रखते हैं। और कुछ चीजें जब ज्यादा चिंता हो जाती है तो बिल्कुल कॉन्शियस से नीचे नहीं जाने देते। हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा उसका भी एक रीजन होता है, ये एरिया फुल रहता है उस समय, ये एरिया फुल रहता है। और जब ये एरिया फुल रहता है तो यहाँ तुम कछु भी डालो, कछु नजे है, इनमें भी नजे है फिर तो वो। ये बिल्कुल एक सरल तरीका है इसको समझना कि हमारा डायग्राम और बनेगा यार। चलो ऐसे इंफॉर्मेशन जाने के लिए बस यही तरीका होता है। अब तुम यहाँ पे अगर सीधो इतना बड़ा जग भर के तुम सीधा उड़ेल दो इसमें एकदम से, जाता तो बगैर जाएगा। अगर इसमें जाना है तो उसके लिए क्या है, लाइन से और धीरे धीरे डालना पड़ेगा। आगे कहानी समझ में। तो दिमाग की यही टेंडेंसी है, चीजें धीरे ही धीरे जाती हैं। एकदम से कछु भी डारो पूरो एक जग भर के, आधो बगर जे है तन्नक जे है। हाँ हाँ हाँ, क्लीन भी होता है, व्यवस्थित होता है। आज तुम्हें साइकोलॉजी की कुछ चीजें और हम बताएं। क्या समझते हो मेडिटेशन से? तुम बताओ क्या समझती हो मेडिटेशन से? अब तुम्हें एक मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं जिसके आविष्कारक हम खुद हैं। और हम इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। बस हम किस बात पे एग्री करते हैं कि जो हम बताने वाले हैं, कि मेडिटेशन अभी तक जो भी ट्रेडिशनल तरीके बताए गए हैं हम उनको नकारते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने मेडिटेशन का अपना खुद का तरीका निकाला है। और वो जो तरीका हमारे हिसाब से बेस्ट भी है, जो बताया होगा वो भी, और शायद जिसमें कुछ ऐड हो गया हो। कि मेडिटेशन करने के लिए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक आप किसी खास मुद्रा में बैठो, किसी खास चीज में बैठो, या आप किसी खास मंत्र का उच्चारण करो। हम तो कहते हैं कि मेडिटेशन आप बिल्कुल चलते फिरते कैसे भी रिलैक्स बैठे हुए तब भी कर सकते हो, और बिना किसी चीज को उच्चारित किए। शर्त ये है कि आपको अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, रिलैक्स होके उसको सोचने देना है कि भाग ले बेटा, कितना भागना है, कहाँ भागना है। बस बॉडी को शिथिल रखना है और दिमाग को दौड़ते रहना है कि दौड़ ले बेटा, कहाँ दौड़ना है। हाँ, बट उसके लिए म्यूजिक ऐसा हो जिसमें कि शब्द ना हो। अगर शब्द हुए तो गाना आ जाएगा, और जब गाना आ जाएगा तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए जरूरी पता क्या है, सिर्फ ट्यून्स।
ट्रिप ट्यून्स, जैसे कुछ राग होते हैं। यही है कि मेडिटेशन ऐसे होता है। और मेडिटेशन होने से ना, करने से तो जरूर नहीं कि आप कहूँ घर ही आके करो, अपन स्टेशन पे बैठे बैठे ही, है ना, और कोई अपने को ऑड ना समझे, तो एक ब्लैक कलर का चश्मा आता है, उसको लगाए, नहीं उसको लगाए, आंख बंद किए और ऐसे देख ले कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। हाँ, लोगों को लगेगा कि गटा खोल कर देख रहा हुई है ना, या ऐसे कर लिए। हाँ, वैसे में तो पगले आ जाए, लोग दुनिया तुमको पागल समझे, लेकिन अगर तुम चश्मा लगा के बैठोगी, है ना, और आंख बंद रहेगी, कोई तुम्हारी आंखें नहीं देखेगा, तुम कहीं पे खड़े खड़े भी मेडिटेशन कर पाओगे। हमारा सिद्धांत ये है कि जब कभी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करते टाइम हम लोगों से ना डिस्कशन में बिजी नहीं होते, खुद को एकांत देते हैं। ये काय के लिए कर रहे हैं सॉप? हाँ, तो ये है अनकॉन्शियस माइंड की कहानी। ठीक, इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है ना। तो जितने भी हलचल है, ऐसा नहीं कि हलचल तुम्हारे ही, हर इंसान के जो ह्यूमन है के दिमाग में ही हलचलें होती हैं। बट चलो, हाँ हमें तो निकल आती है। चलो ठीक है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अगला देखें। हाँ, इसी में आगे और देखें तो इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है। हाँ, बेसिक बॉडी इन कॉन्सेप्ट की ये कुछ और है। द माइंड हैज थ्री मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी। हमारे दिमाग के तीन मेजर एरिया हैं जो एक्टिविटी करते हैं। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ये सीक्वेंस उनने गलत दिया है, गलत नहीं दिया, उनने समझाने के लिए हिसाब से ठीक दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे। इड, ईगो और सुपर ईगो। जैसे अपन देखें, इड, अब पहले हम समझा दें। इड जो है वो, हम उसको ना समझा के पहले हमारी अपनी सरल भाषा में बता दें। इड जो है वो हमें किसी भी चीज की खुशी या आ, एक प्रकार की इच्छा को दर्शाता है। ईगो क्या है? जब वही चीज थोड़े से उसके भाव बढ़ जाते हैं। और सुपर ईगो क्या होता है? जब अपन सातवें आसमान पर उड़ने लगते हैं। ठीक, अच्छा पढ़ लें फिर एग्जांपल दे रहे हैं। इड, एरिया इन द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का वो एरिया दैट वर्क फॉर द ग्रेडिटेशन थ्रू द प्लेजर प्रिंसिपल। खुशी के सिद्धांतों पे जो एरिया संतुष्टि देता है उसे हम इड बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी बिल्कुल नहीं दे रहे, पूरा इकट्ठा देंगे। सुपर ईगो, एन इंटरनल सेंसर ब्रिंगिंग सोशल प्रेशर टू बियर ऑन इट द आइडिया। ऐसी चीज जिस पे समाज हमें वो चीज करने के लिए मजबूर ही करे और हमें करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इन तीनों के बीच में होता है एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस द मेडिएट अमंग द डिमांड एंड द सोशल प्रेशर एंड द इड एंड द सुपर ईगो। ऐसा एरिया जो हमारी खुशी और समाज के डिमांड के बीच का काम करता है, कि जिसको कि हम, जो दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। आ जाओ समझे कैसे। जैसे नए कपड़े पहनना, हम अच्छे कपड़े एकदम नए कपड़े सिलवाए, है ना, हमने नए कपड़े पहने, हमें खुशी हो रही, हमारे मन को खुशी हो रही। अब हमारी आदत हो गई अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनने की। अब हम क्या किए, और अपने कपड़ों पे कॉन्फिडेंट रहने लगे और बड़े कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे। और
कपड़े की वजह से आप थोड़े ओवर स्मार्ट होने लगे, ओवर स्मार्ट होने लगे। तो अभी तक हम उन कपड़ों से संतुष्ट थे सिर्फ, तो वो था एड। अब हम उस पर थोड़े ओवर स्मार्ट होने लगे, तो ईगो। और जब कभी हम अपने कपड़ों पे इतने ज्यादा एक्साइटेड होने लगे, दूसरे का घटिया इंसान, हमसे बेस्ट कपड़े तो कोई पहन ही नहीं सकता, आई एम द बॉस। आ गई बात समझ? हमारे दिमाग में तीन हिस्से होते हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, और तीन स्थान होते हैं, मतलब तीन वो स्टेज होते हैं, और तीन ये स्टेज होते हैं जो समाज में हम देखते हैं। अब आई बात समझ में? अब देखो इसको सरल भाषा में, ये खुशी के सिद्धांत पे काम करता है। हमें इड में खुशी होती है किसी भी चीज की, यहाँ पे ब्रिंग सोशल प्रेशर, समाज का दबाव होता है कि अगर हम, मतलब देखो अपन ने क्या है, अपनी आदत है कि अपन चाह रहे हैं, अपन इतनी वो चीज इतनी ज्यादा है कि अपन किसी की सुन ही नहीं रहे, और अगर हमारे कपड़े कभी डाउन हो गए तो तबाही आ जाएगी, ऐसा लगने लगता है। मतलब हम अपने कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हो गए। और ईगो बीच का स्टेज होता है जहां हमारी खुशी और सामाजिक प्रेशर दोनों बीच में माइंड रखते हैं, बीच में रहता है। ठीक, अपन किसी किसी नहीं बोलते, ज्यादा ही ईगो में रहता है वो। सुना है नहीं सुना, किसी से बोला होगा ईगो में? हाँ, वही है ये। हाँ, तो ये थी मुख्य कहानी। ठीक है, हाँ वो खत्म हो गया। चलो, ये नहीं है, फिर भी अपन खत्म कर लें, आज देख लें इनको। मिथिकल अप्रोच क्या होती है? जिसमें मिथ मतलब होता है काल्पनिक, और मिथोलॉजिकल अप्रोच मतलब जिसमें काल्पनिक चीजें होती हैं। लार्जली एट्रीब्यूट टू अ कार्ल जंग, अ डिसिपल ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। इसमें मिथिकल चीजें, इस अप्रोच को लेके चलने वाले कौन थे? कार्ल जंग, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के बाद के ही एक व्यक्ति थे। अच्छा, आर्केटाइप, अ मॉडल ऑफ पैटर्न विच ऑल अदर थिंग्स एंड सिमिलर नेचर आर मेड। तो आर्केटाइप मतलब क्या होता है? अ मॉडल और अ पैटर्न फ्रॉम विच ऑल अदर थिंग्स ऑफ अ सिमिलर नेचर और मेड। इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में एक सी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिमिलर होती हैं और वही लगभग काम करती हैं। ऐसे समझो कि लोगों की इच्छाएं, ज्यादातर लोगों की इच्छाएं सेम ही होती हैं। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, भाई हमें भी तो है। तुम्हें अच्छा खाने का शौक है, तो हमें भी तो है। ठीक, चीजें बहुत सारी सिमिलर होती हैं। कुछ होते हैं दुनिया से अलग चलने वाले, जो आइंस्टाइन टाइप के भूत बने रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात बता दे कि आइंस्टाइन भी अपने समय पे एकदम की पहचान थी कि जो मूछें थी ना, वॉलरस मुस्टैच, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बहुत स्मार्ट दिखता था अपने समय पे अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? कि जो पर्सनालिटी थी ना, हमेशा टिप टॉप रहना, एकदम ड्रेसिंग यंग मैन, को परफेक्टनेस पसंद थी। समझ गए? तो होता है हर किसी को परफेक्ट रहना, और बाद में जब उसका इस दुनिया से ध्यान हट के अपने वर्क में बहुत फोकस हो जाए, वो धीरे धीरे ये दुनिया भर की चीजें इग्नोर करने लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे, आज जैसे हमें देखें तो हम ब्यूटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते ना, हम कभी कोई क्रीम ना तेल, इन चीजों पे कभी नहीं। तो कई लोग बढ़िया सजेंगे सवरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ना, तो एक ही काम, खपाचट सेविंग, अच्छे से साफ रहना, और सिर्फ कोकोनट ऑयल का यूज करना। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं जो एज जिनकी 45+ है, मगर बहुत डैशिंग होके आते हैं। मतलब एक एक चीज उनके शूज पे भी इतना सा क्या नहीं होगा, धूल नहीं हो सकती।
समझ गए, मतलब एकदम। तो ये चीजें रहती हैं, है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, जिसका कॉन्फिडेंस होता है उसको तो वो एकदम वैसे दिखता है। ठीक, चलो देन वन मिथोलॉजिकल अप्रोच आगे है। बट हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, कम है ये। हाँ खत्म कर ले, लेकिन चलो इसमें देख रहे हैं मिथोलॉजिकल अप्रोच में कलेक्टिव अनकॉन्शियस देयर आर सर्टेन बेसिक एंड सेंट्रल इमेज एंड एक्सपीरियंस दैट आर इनहेरेंट ऑफ ह्यूमन साइकी। कहने का मतलब इसमें बहुत सारे इमेज, अनुभव और हमारे जो चीजें हैं ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी रहते हैं और हमारे अनकॉन्शियस उसमें रहते हैं, हमारी गतिविधियों में। मतलब हमारे दिन भर में बहुत सारा नाटक होता है, सब अनकॉन्शियस में जाता है, ये बोल रहा। एनालाइजिंग, हाँ, एनालाइज व्हाट इन द वर्क इवोक अ सिमिलर रिस्पॉन्स इन पीपल रिगार्डिंग ऑफ कल्चर। कल्चर के चक्कर में हर कोई सिमिलर रिस्पॉन्स देते हैं, ये तो बड़ी सिंपल बात। जैसे हम तुमसे कहें खाना कैसे खाओगे, नीचे बैठ के, है ना। या फिर नहाने का समय, तो गर्ल्स का तो अलग हो जाता है आजकल। जैसे हम डेली रूटीन वाले जो होते हैं, हम लोग का मॉर्निंग ही होता है, कभी कभी आके दोपहर में होता है। ठीक है, ओके। अगली बात, कंसर्न विथ enduring pattern and how they are influence reflect in literature। चर्चा इस बात की रहती है कि ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये साहित्य में कैसे प्रदर्शित होते हैं, हाउ दे आर रिफ्लेक्ट इन लिटरेचर। तो जो भी मैटर है ये साहित्य में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, ये निर्भर करता है। अगली बात, एग्जाम्पल ऑफ आर्केटिपिकल। तो कॉमन थीम्स क्या है, स्टोरी ऑफ क्वेश्चन, initiation, descent into the underworld, ascent into the heaven, search on the father and mother, fall from innocence। ये कुछ वो है, ज्यादातर चीजें सब फेमिलियर है। अगली चीज देखें, जैसे एग्जाम्पल ऑफ आर्केटाइप्स, कैरेक्टर क्या क्या है कुछ, तो जिन्हें हम देखें तो ये कुछ कैरेक्टर है ना, स्पैगॉट, हीरो, विलन, आउटकास्ट, टेम्परेस, मदर एंड फादर एंड सो ऑन, मेंटर। तो इसका मतलब ये है कि आर्केटाइप एक प्रकार की मैथोलॉजिकल चीजें होती हैं, या ऐसी चीजें होती हैं कि सीधी बात, डेली डेली रूटीन में होने वाली चीजें जो परंपराओं से जुड़ी होती है ना, वो आर्केटिपिकल चीजें होती हैं। परंपराएं मतलब होता ही है, सीधी बात, नहाना धोना खाना, ये क्या सब आर्केटिपिकल चीजें हैं, हमको करना ही करना है। ठीक, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ बन जाती हैं और कुछ बनती रहेंगी, बस। तो फिलहाल अपनी स्लाइड्स खत्म है, यही लास्ट थी।